हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रूल 13 तक पढ़ा, 1 से 13 तक। इस वीडियो में हम रूल 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। CCS रूल 14 जो इम्पोर्टेंट पार्ट है CCS रूल का। 14 जो है वो है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ को कैसे इम्पोज करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में रूल 14 है। तो रूल 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लोज 5 to 9। जो 5 to 9 की बात कर रहा है, ये 5 to 9 है मेजर पेनल्टीज ऑफ रूल 11 शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी हेल्ड। शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी हेल्ड मीन्स इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तब तक मेजर पेनल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती। तो मेजर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, और इंक्वायरी होने के बाद जो भी एक्शन लिया जाएगा वो रूल 15 के अकॉर्डिंग होगा। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ओनली रूल 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट, व्हेनेवर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against a government servant। जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ओपिनियन में ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई ग्राउंड बन रहा है जिसकी इंक्वायरी ज़रूरी है, और जो इम्पुटेशन और मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर था गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट, उसका ट्रूथ जानने के लिए इंक्वायरी ज़रूरी है, तो उसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी बैठाएगा। इट मे इट सेल्फ इंक्वायर इनटू, इसमें डिसिप्लिन अथॉरिटी जो वो खुद इंक्वायर कर सकता है, या फिर इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है, और अपॉइंट अंडर द दिस रूल टू अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरी एक्ट 1850 एज द केस मी एन अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ देयरफॉर। तो एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी डेप्यूट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। कौन? डिसिप्लिन अथॉरिटी। प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज ए कंप्लेंट of sexual harassment within the meaning of Rule 3C of the Central Civil Service Conduct Rule। कंडक्ट रूल का जो रूल 3C है वो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताता है। अगर उसका केस है तो वहाँ पे जो कंप्लेंट कमेटी होती है वो इंक्वायरी करती है, तो वहाँ वो अलग मैटर हो जाता है। वहाँ जो इंक्वायरी होगी वो कंप्लेंट कमेटी करती है। बट अदर केसेस में कंप्लेंट ये इंक्वायरी जो इंक्वायरी ऑफ अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी करता है। अब इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स एंड द कंप्लेंट कमेटी शैल होल्ड इफ सेपरेट प्रोसीजर इज have not been prescribed for the complaint committee for the holding the inquiry into the complaint of sexual harassment. The inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules। तो यहाँ पे जो भी इंक्वायरी होगी वो रूल के अंडर होगी, रूल 14 के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इटसेल्फ होल्ड्स द इंक्वायरी। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी कर रहा है, एनी रेफरेंस इन सब रूल 7 और सब रूल 20 एंड इन सब रूल 22, जब हम आगे पढ़ेंगे 7 और 22 टू द इंक्वायरी अथॉरिटी शैल बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही होगा अगर खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद अगर इंक्वायरी कर रहा है तो। वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज इंक्वायरी अथॉरिटी, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिटायर्ड गवर्नमेंट को इंक्वायरी अथॉरिटी के रूप में अपॉइंट कर रहा है तो वो इस टाइप की अथॉरिटी को इंक्लूड कर सकता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, वेयर इट इज प्रपोज्ड to hold an inquiry against a government servant under this rule and Rule 15, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up। जब गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी प्रपोज्ड हो जाती है तो इस रूल या रूल 15 के अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें ड्राफ्ट होगा। फर्स्ट इज द सब्सटेंस ऑफ द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इनटू डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे जो भी मिसकंडक्ट हो रहा है, जो मिसबिहेवियर किया है, उसका इम्पुटेशन क्या होगा, उसका सब्सटेंसेस जो है वो जितने भी आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस हैं
उन पर उनका सब्सटेंसेस लिया जाएगा, रिकॉर्ड लिया जाएगा। सेकंड जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इन सपोर्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस विच शैल कंटेन। जितने भी चार्जेस लगे हैं उन सभी चार्ज के सपोर्ट के लिए एक स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें अपनी ध्यान रखनी, सब्सटेंसेस ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, ये दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सेकंड जो पॉइंट है इसी का जो ए पार्ट है, a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the government servant। जो भी आर्टिकल ऑफ चार्ज लगे हैं उससे रिलेटेड अगर उसने एडमिट कर लिया है जो भी चार्ज है वो, या कन्फेसेशन कर लिया वो, जितने भी हैं उनका स्टेटमेंट भी लिया जाएगा। सेकेंड थिंग, a list of documents by which and a list of witness by whom the article of charge are proposed to be sustained। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है और उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ विटनेस जो उसके द्वारा दिया गया कि विटनेस कौन कौन थे प्रत्येक चार्ज के लिए, तो उनकी भी एक लिस्ट ली जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, द डिसिप्लिन अथॉरिटी शैल डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ए कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। जितने भी आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जितने भी चार्जेस लगे हैं उनकी एक कॉपी डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है किसको डिलीवर करेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को, चार्ज ऑफिसर कह सकते हैं हम उसको, जिस पे चार्ज लगा है उसको एक कॉपी डिलीवर करेगा। द स्टेटमेंट ऑफ द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, जो भी स्टेटमेंट लिया था मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर का, उसकी कॉपी या उसका स्टेटमेंट कह सकते हैं। देन ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड विटनेस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनकी लिस्ट और विटनेस की लिस्ट डिलीवर करेगा किसको, गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट को जिस पे चार्ज लगा है। बी पॉइंट जो कह रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जैसे ही चार्ज रिसिप्ट होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को चार्ज जो है आर्टिकल ऑफ चार्ज रिसिप्ट होंगे डिसिप्लिन अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाएगा कि आप अपना डिफेंस में कुछ स्टेटमेंट दे सकते हो, इफ़ ही सो डिजायर, अगर वो ऐसा चाहता है तो। एंड ऑल्सो स्टेट वेदर ही डिजायर टू बी हियर्ड इन पर्सन विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो किसी पर्सन से मिलना चाहता है या सुनाना चाहता है अपनी बात, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्रेजेंट करना होगा 15 डेज, विच मे बी फर्दर एक्सटेंड फॉर पीरियड और नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। ये जो है 15 डेज है, ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं एट ए टाइम, एक बार में। टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग बाय द डिसिप्लिन अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी अथोराइज्ड बाय द डिसिप्लिन अथॉरिटी ऑन हिज बिहाफ। तो उसका ये रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों इसको 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, उसका रिकॉर्ड रखना होगा किसके द्वारा, डिसिप्लिन अथॉरिटी के द्वारा या अदर अथॉरिटी जो भी डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है उसको अथोराइज करती है उसके द्वारा। तो जो 15 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा उसके लिए उसको डिसिप्लिन अथॉरिटी या डिसिप्लिन अथॉरिटी जिसको अथोराइज करती है उस अथॉरिटी को उसका रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि इस वजह से इसको 15 दिन एक्स्ट्रा दिया गया था। अदरवाइज 15 डेज है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो 15-15 करके अगर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो 45 डेज़ का दिया जा सकता है। 15-15-15 करके 3 टाइम्स दिया जा सकता है, बट मैक्सिमम 45 डेज़ और एट ए टाइम मैक्सिमम 15 डेज़। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट अंडर no circumstances the extent of time for filling a written statement of defense shall exceed 45 days from the date of receipt of article of charge। under circumstances, जो भी circumstances, no circumstances उनको छोड़ के 45 डेज जो लिखा है 45 डेज के टाइम दिया जा सकता है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पॉइंट, ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो डिफेंस स्टेटमेंट रिटर्न में दे देता है, तो जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है मे इटसेल्फ इंक्वायर इनटू सच ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज एज आर नॉट एडमिटेड। जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो चार्ज एडमिट नहीं किए हैं उनका इंक्वायरी होगी, तो उसमें डिसिप्लिन अथॉरिटी खुद कर सकती है या फिर किसी भी इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है।
एंड वेयर ऑल आर्टिकल्स ऑफ चार्ज हैव बीन एडमिटेड, अगर सारे आर्टिकल ऑफ चार्ज एडमिट कर लिए जाते हैं तो इंक्वायरी नहीं होगी, उसका रिटर्न स्टेटमेंट ले लिया जाएगा और डिसिप्लिनरी शैल रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in Rule 15। तो अगर इसमें जितने भी चार्जेस लगे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट पे वो सारे के सारे अगर वो एडमिट कर लेता है तो फिर रूल 15 के अकॉर्डिंग उस पर पेनल्टीज इम्पोज की जाएगी, इंक्वायरी नहीं करेगी फिर। और अगर एक भी चार्ज एटलीस्ट वन चार्ज अगर एडमिट नहीं करता है, कोई भी एक चार्ज ऐसा है जो उस पर एडमिट नहीं करता है, तो फिर इंक्वायरी होगी। बी पॉइंट क्या कर रहा है? बी पॉइंट, इफ नो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई भी डिफेंस स्टेटमेंट रिटर्न डिफेंस स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया गया गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इसका इंक्वायर करेगी आर्टिकल ऑफ चार्ज और या अपॉइंट करेगी किसी भी इंक्वायरी ऑफिसर को, किसके लिए? इंक्वायरी के लिए। सी पॉइंट है where the disciplinary authority itself inquire into any articles of charge or appoint an inquiry authority for holding an inquiry into such charge, it may by an order appoint a government servant or legal practitioner। तो जब भी इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, जिसको हम प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर के अलावा एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो प्रेजेंट करेगा केस को, आर्टिकल ऑफ चार्ज के सपोर्ट को के केस में प्रेजेंट करेगा उस केस को जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे चार्जेस लगे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड ए पर्सन हु हैज़ सीज्ड टू बी इन गवर्नमेंट सर्विस। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे जो भी इस रूल में वो उसकी सर्विस जो है वो सीज कर दी जाती है, उस केस में सीज सर्विस हो तो भी उस गवर्नमेंट सर्वेंट में इंक्लूड होगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो जो भी जिस पे भी चार्ज लग गया वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो चार्ज ऑफिसर भी हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 है द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल वेयर इट इज़ नोट द इंक्वायरी अथॉरिटी फॉरवर्ड टू द इंक्वायरी अथॉरिटी। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी नहीं कर रहा है तो वो इंक्वायरी अथॉरिटी को क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, 6th में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ए कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड स्टेटमेंट ऑफ द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर के जितने भी चार्जेस लगे हैं उसके स्टेटमेंट की एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा किसको? इंक्वायरी अथॉरिटी को। सेकंड है ए कॉपी ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस। जब डिफेंस में गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसकी एक कॉपी भी इंक्वायरी अथॉरिटी को सबमिट फॉरवर्ड करेगा। थर्ड है ए कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। विटनेस के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसकी कॉपी। फोर्थ, एविडेंस प्रोवाइडिंग द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन सब रूल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जब सब रूल 3 जो है उसमें जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इंक्वायरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा। और ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है उसकी कॉपी, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ में फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है ध्यान रखने वाले, इन पांचों को अपने को ध्यान रखना है। क्या क्या फॉरवर्ड करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को? आर्टिकल ऑफ चार्ज की कॉपी स्टेटमेंट की, और डिफेंस स्टेटमेंट की कॉपी, और विटनेस स्टेटमेंट की कॉपी, और विटनेस से जो भी एविडेंस जो भी उसके पास उसकी कॉपी, या एविडेंस जो भी दे रखे हैं डिलीवरी के टाइम, डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी किया उस टाइम, और लास्ट जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है उसका अपॉइंटिंग लेटर या उसका अपॉइंटिंग ऑर्डर। ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। नेक्स्ट जो 7th है द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अपीयर इन पर्सन बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी ऑन सच डे एंड एट सच टाइम विद इन 10 वर्किंग डेज। यहाँ ध्यान रखना है जब गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने अपीयर होता है तो वहाँ पे टाइम क्या है? विद इन 10 वर्किंग डेज है। यहाँ पे ध्यान रखना वर्किंग डेज, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज होना चाहिए। 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी और द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। तो जब इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने जब प्रेजेंट होगा, अपीयर होगा,
गवर्नमेंट सर्वेंट, तो विद इन 10 वर्किंग डेज के अंदर हो जाना चाहिए। कौन सी डेट से? जब उसको रिसिप्ट हो जाता है आर्टिकल ऑफ चार्ज का, जो भी देर चार्ज लगा है उसका जो लेटर उसको रिसिप्ट हो जाता है उस डेट से 10 वर्किंग डेज के अंदर। और अगर किसी सर्कमटेंस में वो नहीं आ पाता है तो मैक्सिमम 10 डेज और उसके लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। नोट एक्सीडिंग 10 डेज, फर्दर टाइम नोट एक्सीडिंग 10 डेज एज द इंक्वायरी अथॉरिटी मे अलाउ। तो इंक्वायरी अथॉरिटी जो है अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसमें वो 10 वर्किंग डेज में नहीं आ पाता है तो इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो मैक्सिमम 10 डेज और उसको अलाउ कर सकती है। नेक्स्ट जो है 8 नंबर पॉइंट, द गवर्नमेंट सर्वेंट मे टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट posted in any office either at his headquarters or at the place where the inquiry is held to present the case on his behalf but may not engage a legal practice for the purpose। इसमें ये लिखा है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट भी है ना वो अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक असिस्टेंस, डिफेंस असिस्टेंस जिसको कह सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकता है, ले सकता है। और जो डिफेंस असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा और वो उसके हेडक्वार्टर पे भी हो सकता है या फिर जहाँ पे इंक्वायरी चल रही है वहाँ के किसी भी ऑफिस का हो सकता है। बट नोट इंगेज ए लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर को इंगेज नहीं कर सकता, मतलब लो किए हुए व्यक्ति को नहीं रख सकता, जो वकील है उसको नहीं रख सकता। बट हाँ, इसमें ये ध्यान रखना कि अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है, अगर वो लीगल प्रैक्टिशनर है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर अगर लीगल प्रैक्टिशनर है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो उस केस में परमिट कर सकता है डिफेंस असिस्टेंस भी एक लीगल प्रैक्टिशनर को परमिट कर सकता है। ध्यान ये रखना है कि लीगल प्रैक्टिशनर जो डिफेंस असिस्टेंट है किसका, गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर खुद लीगल प्रैक्टिशनर है तो डिफेंस असिस्टेंट भी एज ए लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट किया जा सकता है, बट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिट करेगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट मे टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड एट एनी अदर स्टेशन इफ द इंक्वायरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सो परमिट। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि दूसरे गवर्नमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट से भी या दूसरे स्टेशन से भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो असिस्टेंस ले सकता है, बट उस केस में इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो सरकमस्टेंस को चेक करेगी कि हाँ ये ज़रूरी है, मतलब यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ से लेना ले सकता है, तो उसका रिकॉर्ड भी राइटिंग में रखेगी, परमिशन देगी। तो कौन, इंक्वायरी अथॉरिटी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो नोट लिखा है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नोट take the assistance of any other government servant who has who has 3 pending disciplinary cases on hand on in which he has to give assistance। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है 3 पेंडिंग केसेस लिखा है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने असिस्टेंस लिया है, डिफेंस असिस्टेंस लिया है, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 केस होने चाहिए। अगर 3 पेंडिंग केस चल रहे हैं तो जब 3 पेंडिंग चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उसका जब लेगा तो चौथा केस हो जाएगा, तो उस केस में उसको असिस्टेंस नहीं लिया जा सकता। तो इट मीन्स उसके पास जो भी असिस्टेंस होगा उसके पास मैक्सिमम 3 केसेस होने चाहिए, मैक्सिमम 3 केसेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम कितने केस होने चाहिए, 3 केसेस। नेक्स्ट आता है बी पॉइंट जो है द गवर्नमेंट सर्वेंट may also take the assistance of a retired government servant to present the case on this his behalf। तो इसमें ये लिखा है कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी ले सकता है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑन इन दिस बिहाफ। तो इस केस में जब प्रेसिडेंट जो टाइम टू टाइम जनरल और स्पेशल ऑर्डर निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी असिस्टेंस के फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सब रूल 9 है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज नॉट एडमिटेड एनी ऑफ आर्टिकल्स चार्ज इन हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस और हैज नॉट सबमिट एनी रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस अपीयर्स बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, सच अथॉरिटी शैल आस्क हिम वेदर ही इज गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक एंड
If he plead guilty to any of the articles of charge, the inquiry authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the government servant thereon. जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट ने सारे आर्टिकल ऑफ चार्ज को रिटर्न स्टेटमेंट में एडमिट नहीं किया है और ना ही कोई स्टेटमेंट डिफेंस स्टेटमेंट उसके अलोंग सबमिट किया है, तो उस केस में इंक्वायरी अथॉरिटी जो है उससे पूछेगी कि क्या तुम गिल्ट फील कर रहे हो या कोई डिफेंस देना चाह रहे हो। अगर वो गिल्ट फील करता है तो इंक्वायरी अथॉरिटी उसको रिकॉर्ड करेगी, उस पर साइन करेगी और गवर्नमेंट सर्वेंट के भी सिग्नेचर करवाएगी। अगर उसने जितने भी आर्टिकल ऑफ चार्ज को पे गिल्ट फील कर लिया है कि हाँ ये मैं इसमें फील करता हूँ, गिल्ट फील करता हूँ, तो उस प्ली को, उसका जो प्ली है उसको रिकॉर्ड करेगी, साइन करेगा और ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट के भी उस पर सिग्नेचर, जो भी रिकॉर्ड किया उस पर सिग्नेचर लेगा। कौन? इंक्वायरी अथॉरिटी। पॉइंट 10 नंबर जो है, द इंक्वायरी अथॉरिटी shall return a finding of guilt in respect of those article of charge to which the government servant plead guilty। तो जो जिस गवर्नमेंट सर्वेंट ने जिन जिन आर्टिकल्स पे गिल्टी फील की है उस आर्टिकल्स के रिस्पेक्ट में वो एक फाइंडिंग जो भी बनेगा कि लास्ट रिजल्ट ये आया, तो उसका एक इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो रिटर्न कर देगी किसको? गवर्नमेंट सर्वेंट को। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट, the inquiry authority shall, if the government servant fails to appear within the specified time or refuse or omit to plead, require the presenting officer to produce the evidence by which he proposed to prove the article of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding 30 days after recording an order that the government servant may for the purpose of preparing his defense। तो यहाँ पे जो लिखा है वो है कि अगर इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपीयर होने में फेल हो जाता है, स्पेसिफिक टाइम जो भी टाइम उसको दिया था उसको उसमें अपीयर होने में फेल हो जाता है, 10 दिन का जो वर्किंग डेज टाइम दिया था, या रिफ्यूज कर देता है अपने चार्जेस को या ओमिट कर देता है, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो अपने एविडेंस या आर्टिकल ऑफ चार्ज को प्रूव करने के लिए जो भी एविडेंस प्रपोज है वो पुट करेगा और केस को एडजर्न करेगा लेटर डेट तक, जो कि 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोट एक्सीडिंग 30 डेज, यहाँ ध्यान रखना, नोट एक्सीडिंग 30 डेज। और 30 दिन तक इस केस को इंक्वायरी के लिए हेल्ड पे रख दिया जाएगा जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट उसका डिफेंस के लिए कोई ना कोई प्रिपेयर ना करे, तब तक उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इंस्पेक्ट विद इन 5 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ और within such further time not exceeding 5 days as the inquiring authority may allow the documents specified in the list referred to in sub rule 3। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं इंक्वायरी अथॉरिटी के पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए 5 दिन का टाइम दे सकती है और फर्दर एक्सीड भी किया जा सकता है 5 दिन। तो टोटल 10 दिन हो सकते हैं मैक्सिमम, पर 2 स्पेल में 5-5 दिन के स्पेल में। और जो एविडेंस है, विटनेसेस हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए एक लिस्ट सबमिट भी कर सकती है ऑन हिज बिहाफ। तो यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि उसको 30 डेज का टाइम दिया है, तो डिफेंस जब वो अपना डिफेंस असिस्टेंस रखेगा तो उसको क्या क्या करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता है 5 दिन के अंदर, या मैक्सिमम 5 दिन और दिया जा सकता है, और उसके बाद जो भी विटनेस की लिस्ट है उनको भी वो एग्जामिन कर सकता है। तो जब जो डिफेंस 30 दिन के अंदर इन 2 बातों को ध्यान रखेगा तो फिर उसके पास एक डिफेंस असिस्टेंस प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज, नोट को पढ़ेंगे, इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज ओरली और इन राइटिंग फॉर द सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस mentioned in the list referred to in sub rule 3, the inquiry authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case no later than 3 days। यहाँ पे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई करता है ओरली या रिटर्न राइटिंग में कि जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है उसकी लिस्ट उसको दी जाए, तो यहाँ पे जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो उसको जल्दी से जल्दी
प्रोवाइड करवाएगा, बट नोट लेटर देन 3 डेज। यहाँ दे रखना 3 दिन तक, 3 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी अथॉरिटी को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं। किसको? गवर्नमेंट सर्वेंट को। अगर वो अप्लाई करता है किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट ऑफ जो कॉपी है उनको, विटनेस का स्टेटमेंट है उसकी कॉपी लेने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? गिव ए नोटिस विद इन 10 डेज ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 10 डेज एज द इंक्वायरी अथॉरिटी मे अलाउ फॉर द डिस्कवरी ऑफ or production of any documents which are in the possession of the government but not mentioned in the list referred in sub rule 3। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि गिव अ नोटिस विद इन 10 डेज, गिव ए नोटिस विद इन 10 डेज या फिर आगे 10 डेज और एक्सीड किया जा सकता है। एज द इंक्वायरी अथॉरिटी, इंक्वायरी अथॉरिटी के द्वारा अलाउ किया जाता है फॉर द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पहले प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को अगर प्रोड्यूस करना चाहता है जो पहले लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, तो उसके लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा और 10 दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जो पहले लिस्ट में मेंशन, पहले जो लिस्ट दी है उसमें मेंशन नहीं है, ध्यान रखना है। और वो डॉक्यूमेंट जो पहले लिस्ट दिए उसमें मेंशन नहीं है, नए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। नोट में लिखा है द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडिकेट द रिलेवेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर बाय हिम टू द डिस्कवर और प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिकेट करेगा डॉक्यूमेंट के रिलेवेंसी जो उसके द्वारा प्रोवाइड की गई है। अगर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो ही उसको टाइम दिया जाएगा 10 दिन का, अदरवाइज टाइम नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना है, जो हमने ऊपर पढ़ा ना 10 दिन का, यहाँ पे जो लेटर 10 डेज का डॉक्यूमेंट जो मेंशन नहीं है तो वो तभी होगा जब रिलेवेंसी होगी उन डॉक्यूमेंट्स की, केस से रिलेटेड होंगे तभी, अदरवाइज उसको टाइम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, द इंक्वायरी अथॉरिटी शैल ऑन रिसिप्ट of the notice of the discovery or the production of document forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept within a with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition। मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रोवाइड करवाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को रिसिप्ट होने के बाद जिसके पास डॉक्यूमेंट्स, जिसकी कस्टडी में डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी कस्टडी का मतलब हो सकता है वो इंक्वायरी अथॉरिटी के पास हो सकता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास हो, तो जिसकी कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट्स है तो बाकी जो 10 दिन में जो डॉक्यूमेंट लाए थे नए वाले डॉक्यूमेंट वो भी उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उनकी रिक्वेजिशन के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 13, ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेशन रेफर्ड इन रूल 12 एवरी अथॉरिटी हैविंग द कस्टडी और पोसेशन ऑफ द रिक्वेशन डॉक्यूमेंट्स शैल प्रोड्यूस द सेम और इश्यू ए नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेशन। जिससे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं अगर उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो 1 महीने के अंदर नॉन अवेलेबिलिटी, ये ध्यान रखना, 1 मंथ के अंदर नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगा कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। जिस भी अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं अगर उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ प्रोवाइड करवाया जाएगा, दिया जाएगा। provided that if the authority having the custody or possession of the requisition document is satisfied for reason to be recorded by it in time in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the state। मीन्स जहाँ पे ऐसा लगता हो कि अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अगर दे दिया जाएगा तो स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा तो ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते, तो इसको भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो अगर इन डॉक्यूमेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए या कम्युनिकेट किया जाए तो उससे स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को या ऐसे रिक्वेशन को प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट जो है 14 पॉइंट,
On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो फिक्स डेट जब भी होगी इंक्वायरी की, ऑन द फिक्स डेट ऑफ इंक्वायरी ओरल और एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी आर्टिकल्स लगे हैं उससे रिलेटेड प्रूव प्रपोज टू बी प्रूव्ड शैल बी प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय या ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा या उसके बिहाफ पर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाएंगे. द विटनेस शैल बी एग्जामिन्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो जब जो विटनेसेस होंगे उनका एग्जामिन किया जाएगा किसके बिहाफ से, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के द्वारा, या और क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पे. एग्जामिन तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेगा, क्रॉस एग्जामिन गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ से होगा, ये ध्यान रखना. और उसमें री एग्जामिनेशन भी हो सकता है. द प्रेजेंटिंग ऑफिसर शैल इंटाइटल टू री एग्जामिन द विटनेस ऑन एनी पॉइंट्स ऑन विच दे हैव बीन क्रॉस एग्जामिन्ड बट नॉट ऑन एनी न्यू मैटर विदाउट द लीव ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी. तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो एग्जामिन करेगा और फिर गवर्नमेंट जो सर्वेंट का उसका क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और फिर जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो क्या करेगा, री एग्जामिन हो सकता है. अगर जहाँ पे लगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट के विटनेस ने दिया है कुछ बट रिलेटेड मैटर होना चाहिए, अगर मैटर से रिलेटेड नहीं है तो री एग्जामिन नहीं होगा. कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ इसका स्टेटमेंट री एग्जामिन किया जा सकता है तो वो मैटर उस केस से रिलेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट 15 जो पॉइंट है, if it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiry authority may in its discretion allow the presenting officer to produce evidence not including in the list given to the government servant, or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness, and in such case the government servant shall be entitled to have. तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा लगता है, ये आवश्यक लगता है, इफ़ इट शैल अपीयर नेसेसरी बिफोर द क्लोज द केस क्लोज होने से पहले अगर ऐसा लग जाता है किसके बिहाफ में, डिसिप्लिन अथॉरिटी को या उसके बिहाफ में जो भी अथॉरिटी उसको, द इंक्वायरी अथॉरिटी में इन इट्स डिस्क्रिप्शन अपने विवेक से अगर उसको ऐसा लगे कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अलाउ कर सकते हैं किसके लिए, नए एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले लिस्ट में नहीं दे रखे थे. गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो लिस्ट दी उसमें एविडेंस ऐसा नहीं था जो नहीं दे रखा था, और उसके अलावा नए एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अलाउ किया जा सकता है. वो ध्यान ये रखना है कि उस केस से रिलेटेड होना चाहिए और उन एविडेंस का रिकॉल किया जा सकता है, री एग्जामिन किया जा सकता है किसी भी टाइप से जो इंटाइटल्ड होंगे, और उस केस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो वहाँ पे रहना चाहिए, एट प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ है उसके सामने ये सब काम होना चाहिए, ध्यान रखना. इफ़ ही डिमांड्स इट a copy of the list of clear further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for 3 clear days. जब ऐसा लगा कि हाँ नए विटनेस या नए एविडेंस को कॉल किया जा रहा है तो उस केस में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को ये चाहता है कि हाँ मुझे भी उनको देखना है तो उनकी जो कॉपी है वो यहाँ पे भी ध्यान रखना कि 3 clear days, इंक्वायरी फॉर 3 clear days बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ सच न्यू एविडेंस. तो एडजर्न कर दिया जाएगा 3 दिनों तक, जब तक वो नए एविडेंस प्रोवाइड करे जाते हैं तब तक 3 दिन तक केस को क्या कर जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा. उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट होगी. एक्सक्लूसिव ऑफ द डे एडजर्नमेंट एंड द डे इन विच इंक्वायरी इज एडजर्न. इट मीन्स यहाँ पे 3 जो क्लियर डे लिखा है उसका 3 दिन का मतलब 3 दिन कौन कौन से होंगे, 3 क्लियर डेज लिखा है. तो एक तो एडजर्न जिस दिन केस एडजर्न हुआ वो, और एक जिस दिन इंक्वायरी होनी है वो वाला. इन दोनों दिन को छोड़ के बीच के जो दिन हैं वो 3 क्लियर डेज होने चाहिए, 1 2 3. इन 3 क्लियर डेज में ही वो डॉक्यूमेंट्स को मीन्स केस को एडजर्न किया जाएगा ताकि नए एविडेंस प्रोवाइड किए जा सकें. द इंक्वायरी अथॉरिटी में आल्सो नो
The inquiry authority may also allow the government servant to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice. तो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ कर सकते हैं नए एविडेंस के लिए भी, अगर वो इस केस के इंटरेस्ट में है, जस्टिस के इंटरेस्ट में है। नोट में लिखा है न्यू एविडेंस शैल नोट बी परमिटेड और कॉल्ड फॉर और एनी विटनेस शैल नोट बी रिकॉर्ड टू फिल अप एनी गैप इन द एविडेंस। फिल अप नोट मतलब कहीं ऐसा लगे कि हाँ एविडेंस का कोई गैप है ऐसे टाइम पास के लिए, तो उस केस में नए विटनेस को अलाउ नहीं किया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा। सच एविडेंस मे बी कॉल्ड फॉर ओनली व्हेन देयर इज एन इनहेरेंट लैकुना और डिफेक्ट इन द एविडेंस विच हैज़ बीन प्रोड्यूस ओरिजिनली। तो जो पहले डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस किए गए उसमें कहीं ना कोई लैकुना रह गया हो या कोई डिफेक्ट रह गया हो, उस केस में ही इनको नए एविडेंस को कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट 16 जो है, व्हेन द केस फॉर द डिसिप्लिन अथॉरिटी इज क्लोज्ड, जब डिसिप्लिन अथॉरिटी के द्वारा केस को क्लोज कर दिया गया, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट इज डिफेंस। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उससे स्टेट डिफेंस का स्टेटमेंट उसका लिया जाएगा ओरली और राइटिंग में, एज ही में प्रेफर, जैसा उसको लगे। इफ़ द डिफेंस इज मेड ओरली, अगर डिफेंस जो है वो ओरली बोला जाता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू साइन द रिकॉर्ड, और गवर्नमेंट सर्वेंट से उस पर साइन लिया जाएगा। इन आइदर केस अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस शैल बी गिवन टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इट मे बी अपॉइंटेड इफ एनी अपॉइंटेड। तो जो भी स्टेटमेंट हुआ डिफेंस का वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो डिफेंस के लिए स्टेटमेंट दिए थे, ओरली दिए थे, तो उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। रिकॉर्ड में रखने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट से साइन पिक करवाया जाएगा उस पर। 17 जो है, द एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल देन बी प्रोड्यूस्ड। द गवर्नमेंट सर्वेंट मे एग्जामिन हिमसेल्फ ऑन हिज ओवन बिहाफ इफ ही सो प्रेफर्स। तो एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पे जो एविडेंस थे उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट मे एग्जामिन हिमसेल्फ, अपने आप को भी एग्जामिन करवा सकता है, या उसके बिहाफ में जो भी उसने प्रेफर किया है, जो भी विटनेस प्रेफर किया है उसको एग्जामिन करवा सकता है। द विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल देन द एग्जामिन एंड शैल बी लाइबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जो भी विटनेस उसने प्रोड्यूस किए हैं उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने, उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनका री एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन भी हो सकता है। किससे? इंक्वायरी अथॉरिटी से, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन विटनेस फॉर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपने विटनेस दिए हैं या एविडेंस दिए हैं उनका एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिन होगा, री एग्जामिन होगा, ये ध्यान रखना। द इंक्वायरी अथॉरिटी जो 18 पॉइंट है, द इंक्वायरी अथॉरिटी में after the government servant close his case and shall, if the government servant has not examined himself, generally questions him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने पहले अपना एग्जामिन नहीं करवाया है तो इंक्वायरी अथॉरिटी अगर चाहे तो गवर्नमेंट सर्वेंट का एग्जामिन कर सकती है, उससे क्वेश्चन पूछ सकती है, उससे जो भी सर्कमस्टेंस, जो भी सर्कमस्टेंस बने थे, एविडेंस बने थे उसके अगेंस्ट, उसके बारे में उससे क्वेश्चन कर सकती है। कौन? इंक्वायरी अथॉरिटी। देन 19 पॉइंट जो है, द इंक्वायरी अथॉरिटी में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट और परमिट देम टू फाइल रिटन ब्रीफ्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केस इफ एनी सो डिजायर। तो जब इंक्वायरी अथॉरिटी या एविडेंस का जब कंप्लीशन हो जाता है तो इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को सुनेगी, अगर अपॉइंट किया गया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट से भी रिटर्न में ब्रीफ रिटर्न ले लिया जाएगा, जो भी उसने लिखा, जो भी उसका केस है उसके बारे में, किसके द्वारा? इंक्वायरी अथॉरिटी के द्वारा। 20 नंबर पॉइंट है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट to whom a copy of the article of charge has been delivered does not submit the written statement of defense on or before the date specified for the purpose, or does not appear in person before the inquiry authority, or otherwise fails or refuse to comply with the provision of this rule, the inquiry authority may hold the
एक्स पार्टी। यहाँ ध्यान रखना क्या है, यहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पे चार्ज लगा उसको चार्ज डिलीवर हो गए हैं, वो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवा रहा है डिफेंस के, और अपीयर भी नहीं हो रहा है इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने, और हर टाइप से वो फेल हो रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है जो भी उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो उस केस में इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो एक्स पार्टी इंक्वायरी कर सकती है। एक्स पार्टी मीन्स एक तरफा इंक्वायरी कर सकती है, बिना गवर्नमेंट सर्वेंट के उपस्थित हुए एक तरफा इंक्वायरी कर सकती है। 21A क्या है, where a decision authority competent to impose any of the penalties specified in clause 1 to 5, that is minor penalty, but not competent to impose any of the penalties specified in major penalty। तो जहाँ पे डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है वो माइनर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए कॉम्पिटेंट है, मेजर पेनल्टी के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, हैज़ itself inquired into or caused to be inquired into the article of any charge, and that authority having regard to its own findings or having regards to its decision on any of the finding of any inquiry authority appointed by it is of the opinion that the penalty specified in clause 5 to 9। तो अगर कोई भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है माइनर पेनल्टी के लिए बट मेजर पेनल्टी के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो जो अगर ऐसा लग रहा है उसके ओपिनियन में कि मेजर पेनल्टी लग सकती है, तो जो अथॉरिटी मेजर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए कॉम्पिटेंट है उसको वो रिपोर्ट पूरी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और उनको केस पूरा हैंड ओवर करने के बाद आगे का काम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो पेनल्टी इम्पोज करेगी, कौन सी, मेजर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी के केस में ध्यान रखना है, अगर जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है मेजर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए, तो वो अथॉरिटी अपने हायर अथॉरिटी को जो कॉम्पिटेंट है उसको सारी रिपोर्ट डिलीवर या हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बी पॉइंट कह रहा है, द डिसिप्लिन अथॉरिटी टू विच द रिकॉर्ड्स आर सो फॉरवर्ड मे एक्ट। पॉइंट बी क्या करे, द डिसिप्लिन अथॉरिटी टू विच द रिकॉर्ड आर सो फॉरवर्ड मे एक्ट ऑन द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड और मे, इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन that further examination of any of the witness is necessary in the interest of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witnesses, and may impose of the government servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules। तो यहाँ पे जब डिसिप्लिन अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड चला जाता है और उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ओपिनियन में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एविडेंस में गड़बड़ हुई है या कुछ मिस्टेक रह गई है, लैकुना रह गया है, तो उन एविडेंस का वो फर्दर एग्जामिनेशन कर सकता है दोबारा से बुला के, और नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये ध्यान रखना, उस उन विटनेस का एग्जामिन कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, री एग्जामिनेशन कर सकता है, और फिर उसको लगे कि हाँ अब इसके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग जो भी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, डीम्ड फिट उसके अकॉर्डिंग फिट हो रही है, उस पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट 22, whenever the inquiry authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry cases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiry authority which has and which exercise such jurisdiction, the inquiry authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its prisoner or partly recorded by the prisoner and partly recorded by itself। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जब इंक्वायरी अथॉरिटी रिकॉर्ड को सुनने के बाद, उसके पूरे पार्ट को या आधे पार्ट को सुनने के बाद इंक्वायरी को सीज कर देती है ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग, और उसके आगे का जो पार्ट है इंक्वायरी अथॉरिटी के जो सेकंड इंक्वायरी अथॉरिटी होगी, जो भी जिसने भी इस केस को लिया है वो एक्सरसाइज करेगी इसके ज्यूरिडिक्शन के केस में, और इंक्वायरी अथॉरिटी सक्सीडिंग में एक्ट ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड बाय इट्स प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ने जो पहले वाले ने उसको रिकॉर्ड को उसको दिया है तो उसको वापस एग्जामिन कर सकती है, री एग्जामिन कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इंक्वायरी अथॉरिटी अगर यहाँ ये कह रहा है कि एक इंक्वायरी अथॉरिटी ने केस को सुना, उसके पूरे पार्ट को या आधे पार्ट को सुन के बाद में उसने केस को छोड़ दिया, तो जो नई इंक्वायरी अथॉरिटी होगी वो उसका आगे का पार्ट या उसको पुराने वाले पार्ट को भी
दोबारा से एग्जामिन कर सकती है, री एग्जामिन कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। 23. आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी अ रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड इट शैल कंटेन। जब इंक्वायरी कंक्लूज हो जाती है तो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसमें रिपोर्ट में क्या क्या होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। द आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, द डिफेंस स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ईच केसेज। पहले में आर्टिकल ऑफ चार्ज, फिर डिफेंस स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, तो एविडेंस के जो भी स्टेटमेंट है सभी आर्टिकल्स के लिए। फिर फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द रीजन देयरफॉर, जो भी आर्टिकल्स लगे थे उसमें क्या क्या फाइंडिंग हुई उसका और उसका रीजन भी साथ में लिखा होगा। तो ये 4 पॉइंट तो इसके हो गए। तो क्या क्या रिपोर्ट में क्या क्या होगा, आर्टिकल ऑफ चार्ज होंगे, फिर डिफेंस ऑफ स्टेटमेंट होगा, फिर एविडेंस का स्टेटमेंट होगा और फिर फाइंडिंग्स जो भी होगा। ये 4 जो बातें हैं वो रिपोर्ट के अंदर होगी। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी द प्रोसीडिंग ऑफ द इंक्वायरी एस्टेब्लिश एनी आर्टिकल ऑफ चार्ज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ द चार्ज, इट मे रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग्स ऑन सच आर्टिकल ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंक्वायरी अथॉरिटी के ओपिनियन में अगर ऐसा लग रहा है कि जो आर्टिकल ऑफ चार्ज इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ चार्ज थे वो अलग थे, डिफरेंट है दोनों में, तो उनको भी रिकॉर्ड करेगी, उनका फाइंडिंग भी करेगी, मीन्स उन चार्जेस पे भी फाइंडिंग्स करेगी। प्रोवाइडेड दैट द फाइंडिंग्स ऑन सच आर्टिकल्स ऑफ चार्ज शैल नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ आइदर एडमिटेड द फैक्ट्स ऑन विच सच आर्टिकल्स ऑफ चार्ज इज बेस्ड और हैज़ हैड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट सच आर्टिकल ऑफ चार्ज। तो जब तक रिकॉर्ड नहीं करेगी तब तक या तो वो एडमिट कर ले या फिर उसको इंक्वायरी का या डिफेंडिंग का चांस ना दिया जाए। तो उसको मतलब नए आर्टिकल्स अगर पाए जाते हैं तो उस केस में या तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट एडमिट कर लेगा कि हाँ ये सही है, तब तो ठीक है। अगर एडमिट नहीं करता है तो उसको डिफेंड करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो फिर वापस वही इंक्वायरी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। 23rd में द इंक्वायरी अथॉरिटी वेयर इट इज़ नोट इटसेल्फ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द रिकॉर्ड्स ऑफ इंक्वायरी विच शैल इंक्लूड। जहाँ पे इंक्वायरी अथॉरिटी, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है, तो इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड्स है वो देगा। तो उस रिकॉर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए, द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इट अंडर क्लोज 1 जो भी हमने पढ़ा है, द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इफ एनी सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर डिफेंस में स्टेटमेंट को दिया रिटर्न में तो वो होगा। सी पॉइंट, द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के टाइम जो भी एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स थे वो चाहे ओरल स्टेटमेंट थे या रिटर्न स्टेटमेंट थे वो होगा। और रिटर्न ब्रीफ्स इफ एनी फील्ड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर और गवर्नमेंट सर्वेंट और बोथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी के टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट या प्रेजेंटिंग ऑफिसर के द्वारा जो भी ब्रीफ में रिटर्न में ब्रीफ दिया हुआ है वो भी इसके साथ होगा। लास्ट, द ऑर्डर्स इफ एनी मेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड द इंक्वायरी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट टू इन रिगार्ड टू द इंक्वायरी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा कोई भी ऑर्डर अगर इंक्वायरी अथॉरिटी के अलाउंग अगर कोई दिया है तो वो भी इसके साथ होगा। लास्ट जो 24, द इंक्वायरी अथॉरिटी शुड कंक्लूड द इंक्वायरी एंड सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो इंक्वायरी को कंक्लूड करेगी और रिपोर्ट को सबमिट करेगी विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, जहाँ से आर्टिकल ऑफ चार्ज या ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्वायरी अथॉरिटी, जब इंक्वायरी अथॉरिटी को ऑर्डर दे दिया गया इंक्वायरी अथॉरिटी के रूप में तो उस डेट से 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ अपनी इंक्वायरी को कंक्लूड करेगी और रिपोर्ट को सबमिट करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 मंथ ध्यान रखना। बी पॉइंट, वेर इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अडेयर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, यानी 6 मंथ के अंदर अगर रिपोर्ट नहीं सबमिट करवाई गई है, कुछ ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ इस रीज़न को रिकॉर्ड करेगा और एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगेगा। और एक्सटेंशन जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आगे के 6 महीने तक, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ तक और उसको टाइम दिया जा सकता है इंक्वायरी को कंप्लीट करने का। तो 6 मंथ ध्यान रखना, यहाँ पे इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो रिपोर्ट को 6 मंथ के अंदर सबमिट करेगी।
सी पॉइंट जो है, द एक्सटेंशन of a period not exceeding 6 months at a time may be allowed for any good and sufficient reason to be recorded in writing by the disciplinary or any other authority authorized by the disciplinary on his behalf। तो अगर 6 महीने का और टाइम दिया जाता है तो उसको सफिशेंट रीजन के साथ अलाउ करेगी और उस सफिशेंट रीजन को रिकॉर्ड भी करेगी राइटिंग के अंदर। कौन? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर और अथॉरिटी जो इसको अथोराइज किया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। तो ये था रूल 14। रूल 15 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और रूल 1 से 13 के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।